आशंका क्यों है? क्या रीजनल वॉर के खौफ से डर गया है अमेरिका? और से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू है। इजराइल से किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। इसे लेकर सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में मोहर लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सभी सदस्य ईरान से बदले को राजी हैं। पीएम नेतन्याहू की अध्यक्ष में हुई सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमले को लेकर मंथन हुआ। प्लान के बारे में नेतन्याहू ने बाइडेन को भी बताया। सूत्रों के मुताबिक इजरायली टारगेट पर अब पहले मिसाइल बेस और फिर सैन्य बेस हो सकता है। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी ईरान पर जल्द हमले का संकेत दिया। गैलेट ने कहा कि अब वक्त आ गया है, जन्नत का द्वार खुल गया है। हालांकि गैलेट ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा ईरान पर ही था। टीवी ने भारतवर्ष से खास बातचीत में इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मॉर्मोस्टेन ने कहा कि हम अगर जंग नहीं लड़ेंगे तो मर जाएंगे। ईरान हमें चारों ओर से घेर रहा है, अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए आतंकी साजिश रच रहा है और उन्हें इजराइल पर हमले के लिए उकसाता है। ओरेन मॉर्मोस्टेन ने ईरान को पूरी मिडिल ईस्ट के लिए घातक बताया। A menace and a threat to Israel. It wants havoc in the entire Middle East. इजराइल से हमले की आशंका में ईरान ने बड़ी वार्निंग दी है। खामनेई के सीनियर एडवाइजर कमान खराजी ने कहा कि अगर हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो सैन्य रणनीति में ही बदलाव का विकल्प बचेगा। ईरान के 40 सांसदों ने भी जल्द न्यूक्लियर टेस्ट की मांग की है। इजराइल और ईरान के आक्रामक तेवर से अमेरिका को मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर का खतरा सता रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा है कि इसे लेकर बाइडेन और नेतन्याहू के बीच चर्चा भी हुई है। ईरान के खास ठिकानों पर अटैक से युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। ईरान के संभावित इजरायली हमलों के खिलाफ खाड़ी देश एकजुट होने लगे हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर समेत कई मुस्लिम देशों ने अमेरिका से युद्ध रोकने की अपील की है। खाड़ी देशों के मुताबिक अगर ईरानी ऑयल फील्ड पर हमला हुआ तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ईरान पर इजरायली हमले की आशंका और ईरान से पलटवार के खतरे को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। पूर्वी भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और रेड सी में उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट की 4 स्क्वाड्रन, 4 डिस्ट्रॉयर और 50,000 सैनिक अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अमेरिका के बाद अब इजराइल कौन दे रहा है ईरान पर इस्तेमाल के लिए घातक हथियार? ईरान के मिसाइल भंडार पर संकट का दावा किसने किया और सीरिया के होम्स पर किसने किया एयर स्ट्राइक? जानने के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। ईरान पर इजराइल के हमलों से पहले जर्मनी ने बड़ा ऐलान किया है। चांसलर ओलाफ स्योल्ज ने कहा कि वो इजराइल को नए हथियार की मदद जारी रखेंगे। जर्मनी ने इजराइल को जल्द हथियारों की नई खेप मुहैया कराने का भरोसा भी दिया है। फिलहाल इजराइल करीब 30% हथियार जर्मनी से ही आयात करता है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका के बीच अमेरिका को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। वॉटसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से पहले तक अमेरिका ने इजराइल को 2000 करोड़ से ज्यादा के गोले बारूद सप्लाई किए। 85 सालों में ये अमेरिका से सबसे बड़ी सैन्य मदद है। इजराइल से तनातनी के बीच ईरान के मिसाइल भंडार को लेकर बड़ा दावा किया गया। इजरायली मीडिया कैन 11 के मुताबिक प्रॉक्सी गुटों को लगातार मदद करने की वजह से ईरान का मिसाइल भंडार खत्म हो रहा है। अभी उसके पास सिर्फ 400 बैलिस्टिक मिसाइलें ही बची। अदन की खाड़ी में हूती और अमेरिका के बीच शह और मात का खेल जारी है। हूती ने इस बार बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया। हूती के इस हमले में ओलंपिक स्पिरिट को भारी नुकसान का दावा है। हूती ने अमेरिकी सेंट जॉन शिप पर भी अटैक किया। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग दी है। समूह ने कहा है कि अगर ईरान पर हमले के लिए इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ तो इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर विध्वंस अटैक होगा। अमेरिका के इशारे पर सीरिया के होम्स में इजरायली वायुसेना ने जोरदार स्ट्राइक की। सीरिया सेना के अड्डे, IRGC कुद्स फोर्स और हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज को टारगेट कर कई हमले हुए। इस दौरान एक कार फैक्ट्री भी तबाह हो गई। इजरायली वायुसेना ने बीती रात सीरिया के 3 शहर दमिश्क, हमा और होम्स में विध्वंस मचाया। ईरान के प्रॉक्सी गुटों के ठिकानों पर हुए अटैक में उसके कई हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। होम्स में बीते 12 घंटे में इजराइल से 2 बार बड़े हमले हुए। दक्षिणी लेबनान पर लगातार बमबारी कर रही IDF ने सीरिया लेबनान बॉर्डर पर भी विध्वंस मचाया। ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर एक्शन के दौरान इजराइल पर एक ईरानी अस्पताल को टारगेट करने का आरोप लग रहा है। बॉर्डर पर विस्थापितों की मदद के लिए अस्पताल खोला गया था। भीषण जंग के बीच ईरान में कुछ फोर्स कमांडर को नजरबंद करके पूछताछ की गई। ये दावा ब्रिटेन के स्काई न्यूज ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कानी को हार्ट अटैक भी आया। ईरान गुस्सा है कि मोसाद को बेरूत में
नसरअल्लाह का ठिकाना बताने वाला कानी ही है। इजराइल की विनाशक बमबारी से फिर कांपा है दक्षिण लेबनान। कहां हुआ एयर टू सरफेस मिसाइल से अटैक और लेबनान के आखिरी गांव पहुंची TV9 की टीम ने क्या देखा? बैटलफील्ड की अहम खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। दक्षिण लेबनान में एक बार फिर इजराइल ने विनाशक बमबारी की है। सिडोन में इजरायली विमानों ने रात भर कहर मचाया। हिजबुल्लाह के ठिकाने, रॉकेट स्टोरेज और लॉन्च साइट पर हमले से भीषण तबाही हुई है। बेरूत पर लगातार 8वें दिन इजराइल ने विध्वंसक हमला बोला है। अशरफी और रास अल नबा में इजराइल की बमबारी में अब तक 22 लोगों के मारे जाने जबकि 117 लोगों के घायल होने की खबर है। दाहिया में भी आईडीएफ ने टारगेटेड अटैक किए हैं। बेरूत के रिहायशी इलाकों में इजरायली हमले से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। आईडीएफ की बमबारी में कम से कम 10 इमारतें तबाह हो गई हैं। हालांकि आईडीएफ ने सिर्फ हिजबुल्लाह के कंट्रोल ऑफिस पर हमले का दावा किया है। बेरूत के दाहिया इलाके में इजरायली वायुसेना ने एयर टू सरफेस मिसाइल से अटैक किया। आईडीएफ की एक मिसाइल सीधे एक ऑयल डिपो पर जाकर गिरी, जिसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। इजरायली स्ट्राइक में कई लोग मारे गए। बेरूत में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर वाफिक सफा को मारने के लिए इजरायली सेना ने सीरियल अटैक किए। आईडीएफ सूत्रों के हवाले से ये दावा इजरायली मीडिया ने किया। आईडीएफ को अभी भी कमांडर वाफिक सफा के बेरूत में ही छिपे होने की खबर है। इजराइल की वायुसेना इस वक्त लेबनान के बॉर्डर इलाकों को ज्यादा टारगेट कर रही है। 2006 के बाद पहली बार इन इलाकों पर बमबारी हो रही है। आईडीएफ को यहाँ हिजबुल्लाह के होने की खबर थी। ऐसे में बॉर्डर के आखिरी गांव पहुंचे TV9 के कैमरे में विध्वंस की कई तस्वीरें कैद हुई। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये इस लेबनान का आखिरी वो गांव है जहां पर बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। आपको बताऊं कि लगातार इन इलाकों पर सर्विलेंस भी किया जा रहा है और हमारे पास कुछ ही वक्त है जब आप तक कि मैं ये तस्वीरें पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि लगातार इन इलाकों में ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त हमको नहीं मिलती है। का वैली का ये वो आसपास का इलाका है खासतौर पर जो इस समय पूरी इस जंग की जद में है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। इस दौरान नबातिये के पास हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क और कई वेपन स्टोरेज का पता लगा। कबीला इलाके में आईडीएफ ने छापेमारी के बाद भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कब्जा के दौरान आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी भी मौजूद रहे। हगारी ने ग्राउंड ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद ये दावा किया कि आईडीएफ की पहुंच हिजबुल्लाह के घर तक हो चुकी है। अब उसका अंत निश्चित है। और अब विस्फोटक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। विध्वंसक जंग के बीच यूक्रेन को रूस के भीतर हमले की परमिशन मिल चुकी है। नेटो ने अपने हथियारों से अटैक की छूट दे दी है। ये दावा नेटो के नए चीफ मार्क रूटे ने किया। रूटे के मुताबिक यूक्रेन को कानूनी तौर पर अपनी सुरक्षा में ऐसा करने का अधिकार है। रूस के खिलाफ नेटो की किलेबंदी से पुतिन का भड़कना अब तय है। खबर है कि रूसी सीमा से 900 किलोमीटर दूर नेटो देश न्यूक्लियर ड्रिल करने जा रहे हैं। स्टेट फास्ट नून सोमवार से शुरू होकर 2 हफ्ते तक चलेगा। इसमें 13 देशों की 2000 सेना और 60 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। रूस ने ओडेसा के पास सिकंदर मिसाइल से अटैक कर एक यूक्रेनी शिप को उड़ा दिया। शिप पर पश्चिम से मिले हथियार और गोला बारूद लदे हुए थे। रूस ने यह हमला उस वक्त किया जब कार्गो शिप इल्लिचिवस्क बंदरगाह पर माल उतार रहा था। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। मारियो रस्क, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, लेबनान में यूएन फोर्स पर आईडीएफ का हमला हुआ है। दूसरी खबर है, यूएन फोर्स के नकोरा बेस पर रॉकेट हमले हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर आज की है, फ्रांस ने इजरायली राजदूत को तलब किया है। इन खबरों के साथ ही आप तक जानकारी पहुंचाएं कि 51 साल पहले योम ए किप्पुर पर इजराइल और अरब देशों की जंग शुरू हुई और इस साल योम ए किप्पुर पर इजराइल ईरान पर हमले का फाइनल फैसला ले चुका है। इजरायली कैबिनेट ने एकमत से ईरान पर हमलों के लिए मतदान कर दिया है। खबर यह है कि इजराइल के इन हमलों को अमेरिका का समर्थन मिल चुका है। इजराइल और अमेरिका के बीच के सीक्रेट समझौते भी हुए हैं। इजराइल फ्रंट पर रहकर ईरान पर हमले करेगा और अमेरिका ईरान में गृह युद्ध की आग भड़काने वाला है। ईरान के अंदर इस 2 फ्रंट वॉर की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए कैसे इजराइल और अमेरिका ईरान के 4 खंड करने वाले हैं।
इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, क्योंकि ईरान की वजह से ही इसराइल को 7 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इसराइल को लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़नी पड़ रही है। इन सब की शक्ति का केंद्र तेहरान है और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसराइल ईरान पर हमले करने की रणनीति पर फाइनल मुहर लगा चुका है। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सी ईरान के हाथ पैर हैं, अब इन्हें काटने के बजाय सिर कलम करना निश्चित हो चुका है। This is a country that spreads terror all over the world. And the biggest threat is that this country, which is the biggest producer of terror worldwide, will be able to acquire the most deadly weapon known to man, nuclear weapon. इसराइल में ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। बीते 24 घंटे में तेहरान में हुई गतिविधियों से बहुत जल्द ईरान पर हमले के संकेत मिल रहे हैं। दस अक्टूबर की देर रात इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमलों के मुद्दे पर वोटिंग हुई। पूरी कैबिनेट ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है। इस बैठक को ईरान पर हमले से पहले अंतिम बैठक कहा गया है। संकेत साफ है कि इजरायल के प्लान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिया है। गैलेंट ने कहा है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, सही समय आ चुका है। इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इजरायल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करने वाला है। इजरायल के टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्रों में सबसे पहले फार्दो है। ये ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। ये चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है, जबकि नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है। इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजरायल यहाँ भी हमला कर सकता है। आगे बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रूस के सहयोग से बना है। 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। इसके साथ साथ इजरायल ईरान के तेल ठिकानों पर भी विस्फोट करने की तैयारी में है, ताकि ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट किया जा सके। ईरान की 7 बड़ी रिफाइनरी इजरायल के टारगेट पर हैं, जिसमें पहले नंबर पर है अबादान रिफाइनरी, दूसरे नंबर पर है इस्फहान रिफाइनरी, तीसरे नंबर पर है अराक रिफाइनरी, चौथे नंबर पर है बंदर अब्बास रिफाइनरी, 5वें नंबर पर है तेहरान रिफाइनरी, 6ठे नंबर पर है अरबांद रिफाइनरी और 7वें नंबर पर है लावन आइलैंड रिफाइनरी।
इजराइल के इस प्लान से पूरे अरब में खलबली मच गई है, क्योंकि ईरानी परमाणु संयंत्रों और तेल ठिकानों पर हमले का मतलब पूरे अरब में जंग फैलना होगा और इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल के दामों में भी आग लगनी तय है। अरब के कई देशों ने अमेरिका से अपील की है कि इजराइल को इस तरह के हमले करने से रोका जाए, लेकिन इजराइल के इस प्लान में अमेरिका भी शामिल है और प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रॉक्सी का सिर काटने के प्लान में अमेरिका ने ईरान के टुकड़े टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। ईरान की 50% आबादी गैर पर्शियन है। ईरान के 4 सीमाई क्षेत्रों में तेहरान के खिलाफ विद्रोह होता रहता है। बाइडेन इन इलाकों में गृह युद्ध भड़काने की तैयारी में है। ईरान के इन अशांत रहने वाले इलाकों में आसानी से गृह युद्ध भड़काया जा सकता है। देखिए ईरान के ये 4 सीमाई इलाके कौन कौन से हैं। ईरान के अशांत रहने वाले इलाकों में है खुज़ेकिस्तान प्रांत। यहाँ अरबी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक रहते हैं। ये समुदाय अरबी कबीलों का प्रतिनिधित्व करता है। इनके साथ ही सरकारी योजनाओं में भेदभाव होता है। ये लंबे समय से अलग स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। दूसरा प्रांत है कुर्दिस्तान। दुनिया जानती है कि कुर्द ईरान की जंग पुरानी है। ईरान में रहने वाले कुर्द ईरानी आबादी का 10% हिस्सा है। ये सुन्नी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। कुर्दिस्तान ईरान के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में तेहरान के खिलाफ कुर्दों के सशस्त्र गुट सक्रिय हैं। तीसरा इलाका है ईरानी अजरबैजानी समुदाय का अजेरी तुर्क। ये ईरान की आबादी का 16% हिस्सा है। अजेरी तुर्क सांस्कृतिक भाषाई तौर पर अजरबैजानी टर्किश मूल के हैं। 2019-20 के युद्ध में ईरान के अजरबैजान के बजाय आर्मीनिया का साथ दिया था इन्होंने। तभी इसी अजेरी क्षेत्र में तेहरान के खिलाफ विद्रोह भड़क गया था। चौथा क्षेत्र है सिस्तान बलूचिस्तान। यहाँ बलूचिस्तानी पहचान का सुन्नी समुदाय रहता है। बलोच लंबे समय से एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के खिलाफ भी सशस्त्र विद्रोह में सक्रिय है। यानी जिस तरह प्रॉक्सी को ताकत देकर ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में उतर चुका है, उसी तरह अमेरिका तेहरान विरोधी ईरानी गुटों के जरिए ईरान में गृह युद्ध शुरू कराना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को पूरी तरह से शक्ति विहीन करने के अब सिर्फ 2 ही तरीके बचे हैं: तेल रिफाइनरी ठप करके अर्थव्यवस्था तबाह करना और गृह युद्ध के संकट में फंसाकर खमेनी और पेजेश्कियान का तख्ता पलट करना। अमेरिका ईरान में अपने समर्थन वाली सरकार चाहता है और इसीलिए अरब के सऊदी, यूएई जैसे देश इस जंग को रोकना चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान की नई सरकार से बेहतर संबंध बनाने से दूर रखा जा सके। अमेरिका और इजराइल के इस प्लान के बाद तेहरान ने भी राजनयिक और सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 11 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। ईरान ने ऑल टाइम पार्टनर रूस से ऐसे हालात में मदद की उम्मीद लगाई है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू करते हैं तो रूस भी इस युद्ध में उतर सकता है। अरब सुपर पावर्स का बैटलफील्ड बनने की तरफ बढ़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले की। गलीली पर हिजब के 30 रॉकेट हमले हुए हैं। गलीली की सेटलर कॉलोनी में आग लग गई है। लेबनान के साथ 3 देशों में एक साथ महाविनाश शुरू हो गया है। इजराइल लेबनान के साथ ही सीरिया और गाजा में विध्वंसक हमले कर रहा है। आईडीएफ न सिर्फ बमबारी कर रही है बल्कि इन तीनों मोर्चों पर जमीनी कब्जे की तैयारी भी है इसकी। और इन तीनों जगहों पर इजराइल जहां जमीनें कब्जा रहा है वहां बफर जोन बनाने का प्लान है। सवाल यही है कि आखिर बफर वॉल बनाकर इजरायली सेना क्या करने जा रही है। लेबनान के साथ साथ गाजा और सीरिया में इजराइल की बमबारी खतरनाक रूप ले चुकी है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से लेबनान, सीरिया और गाजा एक साथ दहल रहे हैं। इन तीनों देशों में इजराइल बफर वॉल बनाने जा रहा है। यही वजह है कि इन तीनों मुल्कों में कयामत की बरसात हो रही है। इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में अब जो हमले कर रही है वो ऑपरेशन बफर वॉल के तहत कर रही है। इजराइल ने ऑपरेशन बफर वॉल क्यों शुरू किया, बफर वॉल अभियान है क्या, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले विनाश का वो भयावह दृश्य देखिए जिसके तहत इजराइल लेबनान के भूभाग को बुरी तरह से जला रहा है। इजराइल ने 24 घंटे में लेबनान के अंदर 2 बड़े और विध्वंसक हमले किए। पहला हमला सेंट्रल बेरूत में हुआ तो दूसरा बेका वैली में। सेंट्रल बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में 22 की मौत हो गई, 117 लोग घायल हो गए। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह का कमांडर वाकिफ सफा था। वाकिफ सफा नसरुल्लाह की बहन का पति है। वो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री माना जाता है। हालांकि इजराइल वाकिफ सफा को खत्म नहीं कर पाया। हमले में वो बाल बाल बच गया। वाकिफ सफा इसलिए बाल बाल बच गया क्योंकि इजराइल के हमले से ठीक पहले उसी जगह पर मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया। मोसाद एजेंट की गिरफ्तारी के बाद वाकिफ सफा न सिर्फ चौकन्ना हो गया बल्कि हमले से ठीक पहले वहां से निकल गया और इस तरह वो बच गया। इजराइल ने दूसरा बड़ा हमला लेबनान के बेका और ड्रूस में किया। आईडीएफ को जानकारी मिली थी कि यहां पर हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर नईम छिपा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद इजराइल ने कई एयर स्ट्राइक की। बमबारी में हिजबुल्लाह का कमांडर नईम मारा गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के 9 और लड़ाके खत्म हो गए। लेबनान के ड्रूस में इजराइल ने जिस जगह पर हिजबुल्लाह कमांडर नईम की कब्र खोदी वहां TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी पहुंचे।
इजराइल का ये मानना है कि कई हिजबुल्लाह के कमांडर्स, कई ऐसे लोग जो हैं वो द्रूज पॉपुलेशन में आकर मिल गए हैं और इसी वजह से वो इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। कहा यह गया है कि हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर नईम को छुपाने की कोशिश की गई और वो इन घरों में आकर छुपा था, जिसकी वजह से इजराइल ने इसको टारगेट किया। और मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो इम्पैक्ट है वो इस टारगेट का वो बहुत बड़ा है। अगर आप देखें ये पूरा इलाका जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। इधर अगर निशांत मेरे साथ हैं, निशांत अगर दिखाएं कि कैसी बर्बादी इस समय हुई है। बेका वैली में इस वक्त भयावह हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहां पर इजरायली सेना बफर जोन बनाने की तैयारी कर रही है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर इजराइल कहां और किस तरह से बफर जोन बनाएगा। दरअसल आईडीएफ अपने सभी पड़ोसी देशों में बफर वॉल बनाएगा। गाजा, लेबनान और सीरिया में बफर जोन बनाने की तैयारी है। आईडीएफ जो विध्वंसक हमले कर रहा है वो दुश्मन देशों की जमीन पर कब्जा करने के लिए हो रहे हैं। कब्जा की गई जमीन पर बफर जोन बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, मिस्र में बफर जोन बनाने की तैयारी है, लेकिन ये काम कूटनीति और बातचीत के जरिए किया जाएगा, युद्ध के माध्यम से नहीं। बफर जोन में इजराइल सेना और एयर डिफेंस की तैनाती होगी। इसी बफर जोन के माध्यम से इजराइल भविष्य में ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोकेगा। इजराइल एक तरफ भीषण बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ उसकी ग्राउंड फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स ही लेबनान और गाजा में वो बफर जोन बना रही है जो इजराइल का प्लान है। आईडीएफ के चीफ और शिन बेत प्रमुख 2006 के बाद पहली बार दक्षिणी लेबनान पहुंचे हैं। वहां पर बफर जोन को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। We are now in a Lebanese village, a Shia village in Lebanon. This village is one of the villages close to the Israeli border. I want to show you a Lebanese house, a Lebanese in a Shia village house close to our border. Every house is a terror base. इजराइल ने लेबनान जैसा ऑपरेशन ही सीरिया में शुरू कर दिया है। हालांकि सीरिया में इजराइल अभी हवाई हमले ही कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बफर जोन बनाने के लिए इजराइल सीरिया में भी जमीनी जंग शुरू कर सकता है। इजराइल को रोकने के लिए हिजबुल्लाह भी इजराइल में जबरदस्त हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने हाइफा में 60 से ज्यादा रॉकेट फायर किए, जिससे कई जगहों पर आग लग गई। इजराइल की किरियत बैलिक में हिजबुल्लाह ने एक फैक्ट्री को तबाह कर दिया। ऊपरी गैलिली में हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट से धमाके किए। विस्फोट की वजह से किरियत शिमोना में 3 इमारतें बर्बाद हो गईं। लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों से बेपरवाह इजराइल दक्षिणी लेबनान में भीषण हमले कर रहा है। लेबनान का आरोप है कि इजरायली सेना हमले के लिए डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स का इस्तेमाल कर रही है। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में उसने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। आने वाले वक्त में लेबनान के साथ साथ सीरिया और गाजा में इजराइल एक बफर वॉल बना लेगी। इसके जरिए ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को नाकाम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में तकनीकी खामी आ गई है। करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त से ये विमान हवा में ही है। विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी खामी आई है।
त्रिची एयरपोर्ट में तैनात कई एम्बुलेंस इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। त्रिची से शारजा जा रहा था ये विमान में 141 यात्रियों के सवार होने की जानकारी मिल रही है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं वो सरफेस, वो रेडियस जहां पर इस वक्त ये विमान लगातार सर्कल ले रहा है, यानी कि सीधे तौर पर इस वक्त इन 141 यात्रियों की जान खतरे में है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से शुक्रवार शाम को 5:40 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी। और इस बीच इसी से जोड़कर एक और जानकारी मिल रही है कि विमान की बेली लैंडिंग की तैयारी की जा रही है। बेली लैंडिंग का मतलब होता है कि जब विमान को अगले हिस्से के 2 पहियों पर लैंड कराने की कोशिश होती है। इसका सीधा मतलब विमान अपने पेट के हिस्से से रनवे पर उतरता है। ये एक आपातकालीन स्थिति होती है जिसमें विमान के उतरने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होता है और इसके कई गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, यानी कि ये क्रिटिकल लैंडिंग कही जाती है। इससे विमान और रनवे को नुकसान पहुंच सकता है, साथ ही झटका लगने से यात्रियों और कर्मचारियों को चोट लग सकती है। बड़ी खबर आ रही है, इस विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। बड़ी जानकारी, फिलहाल ये कहा जा रहा था इसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया है और लगातार 2 घंटे से ज्यादा वक्त से विमान आसमान में ही लगातार गश्त कर रहा था और ये कहा जा रहा था कि आखिर कैसे होगी इस विमान की लैंडिंग। सुरक्षित लैंडिंग एयर इंडिया के इस विमान की हो गई है। हिज़्ब के गलीली हमलों से जुड़ा हुआ इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। इजराइल के 2 नागरिकों की जान चली गई है। रिहायशी इलाके में गिरे हैं हिज़्ब के रॉकेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी हिज़्ब के गलीली हमलों में बड़ा अपडेट की। इजराइल के 2 नागरिकों की जान गई है। रिहायशी इलाके में गिरे हैं हिज़्ब के रॉकेट। ईरान ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसके जरिए ईरान बैकफुट पर रहकर इजराइल को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट करके इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले की प्लानिंग है। अब अमेरिका युद्ध में उतर सकता है और इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू कर सकता है जिससे न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा होगी बल्कि ईरान के विध्वंसक मंसूबे भी रौंदे जा सकेंगे। अब शुरू होगा इजराइल का ऑपरेशन ऑक्टोपस। क्योंकि अभी तक इजराइल सिर्फ 3 दुश्मन मानकर चल रहा था, जिसमें हमास, हिजबुल्ला और ईरान थे। हमास और हिजबुल्ला का दमन करीब करीब इजराइल ने कर दिया है, लेकिन ईरान बाकी है, जिस पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। लेकिन सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उसके प्रॉक्सी संगठन तबाही मचाने को तैयार हैं। जिन्होंने 8 तरफ से इजराइल की घेराबंदी कर ली है। इसलिए इजराइल 8 फ्रंट पर भीषण युद्ध की तैयारी कर चुका है। एक एक करके ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा करेगा। क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर एक्टिव हो गया है। उसके 40,000 लड़ाके बदला लेने के लिए बेचैन हैं। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्ला के 1 लाख लड़ाके उत्तरी बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार हैं। वेस्ट बैंक फ्रंट से जेनिन ब्रिगेड के 5,000 से ज्यादा लड़ाके एक्टिव हैं, जबकि सीरिया फ्रंट से जेनबिया और फातमिया ब्रिगेड के 30,000 लड़ाके हिजबुल्ला की मदद करने लेबनान पहुंच रहे हैं। इसी तरह इराक से कताइब हिजबुल्ला और हरकत अल नुजबा के 70,000 लड़ाके हमले की तैयारी में हैं, जबकि बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड ईरानी प्रॉक्सी के 6,000 लड़ाके तैयार हैं। जबकि IRGC अपनी 1.5 लाख फोर्स के साथ ईरानी प्रॉक्सी की मदद का ऐलान कर चुका है।
इसके अलावा यमन में मौजूद हूती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी गुटों ने एकजुट होकर इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया है और IRGC उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। यानी इजराइल के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। ईरान के इशारे पर ईरानी प्रॉक्सी अब पश्चिमी देशों को टारगेट करेंगे। ऐलान किया है अगर इजराइल हमले नहीं रोकता है तो पूरी दुनिया का व्यापार तहस नहस कर देंगे। और इसकी शुरुआत हूती ने कर दी है। लाल सागर में वो पश्चिमी देशों के जहाजों को टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ कताइब हिजबुल्लाह ने धमकी दी है, हम एनर्जी वॉर शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान या इराक के तेल संयंत्र पर हमला हुआ तो दुनिया हर दिन 12 मिलियन बैरल तेल की कमी का सामना करेगी। इराक और सीरिया में एक्टिव कताइब हिजबुल्लाह तेल के कुओं में आग लगा सकता है। इसके अलावा अरब में मौजूद ऑयल डिपो पर हमले कर सकता है। साथ ही तेल सप्लाई करने वाले जहाजों को हूती और बहरीन से एक्टिव अल अश्तर के लड़ाके टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में तेल की भारी कमी हो सकती है, जिसका फायदा रूस को मिल सकता है और अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा। यानी अब ना चाहते हुए भी अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ सकता है। संकेत बन रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दें। वैसे भी अमेरिका लाल सागर में हूती से प्रॉक्सी वॉर लड़ ही रहा है। लाल सागर में हूती के तेवर विध्वंसक हो चुके हैं, जिससे पश्चिमी देशों की सांस अटक गई है। हूती ने लाल सागर में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यमन में मौजूद अपने बेस से हूती ने अमेरिकी कारोबारी जहाज पर ताबड़तोड़ 11 मिसाइलें बरसाई। 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 2 कैमिकाजी ड्रोन से हमला किया गया था। इसे हूती का अब तक का सबसे भीषण हमला कहा जा रहा है। हमले में अमेरिकी जहाज पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम ओलंपिक स्पिरिट था। अब टास्क फोर्स ने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। आज रात यमन में हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की आशंका है। लाल सागर में ही नहीं, हिंद महासागर तक हूती पश्चिमी देशों को टारगेट कर रहा है। लाल सागर में अमेरिका के ओलंपिक स्पिरिट के अलावा उसने हिंद महासागर में भी अमेरिका के जहाज को टारगेट किया। हूती ने सेंट जॉन जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला करके बता दिया कि अब दायरा कितना विध्वंसक हो चुका है। وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين। सिर्फ हूती ही नहीं बल्कि दूसरे प्रॉक्सी गुटों ने भी हमले तेज कर दिए हैं। इराक सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके जवाब में यमन, सीरिया, इराक में अमेरिकी ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले शुरू कर चुका है। भीषण बमबारी की जा रही है। खासतौर से यमन में घुसकर बड़े हमले की तैयारी है। दरअसल ईरानी प्रॉक्सी गुटों को लगातार हथियार मिल रहे हैं। अभी तक ईरान और रूस से ही हथियार पहुंच रहे थे, लेकिन अब चीन और रूस से भी हथियार पहुंच रहे हैं। यानी रूसी गठबंधन अरब में अमेरिका और इजराइल को बैकफुट पर लाने के लिए सक्रिय हो चुका है। इसलिए लगातार ईरानी प्रॉक्सी की मदद की जा रही है। ये ठीक उसी तरह की रणनीति है जैसी यूरोप में नेटो ने अपनाई हुई है।
यूरोप में यूक्रेन को नेटो हथियार पहुंचा रहा है, जबकि अरब में रूस के मित्र देश ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहे हैं। यानी अब अरब में समीकरण बदल रहे हैं, जिससे विध्वंसक युद्ध के आसार बन रहे हैं। वैसे भी ईरान कह चुका है कि वो आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग से पीछे नहीं हटेगा, जबकि गोलन हाइट्स और लेबनान बॉर्डर पर हजारों प्रॉक्सी लड़ाके इकट्ठा हो चुके हैं। 8 फ्रंट से हमले का खतरा बना हुआ है। अब अमेरिका और इजराइल का संयुक्त प्रहार तय करेगा कि युद्ध का दायरा कहां तक फैलता है, क्योंकि अरब में शुरू हो चुका है बेंजामिन का ऑपरेशन ऑक्टोपस। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब महासंग्राम की चिंगारी गाजा से भड़की और यहीं से अरब में 7 फ्रंट की जंग शुरू हुई। बीती रात भी इजराइल ने गाजा पर कई बड़े हवाई हमले किए, पलटवार हमास ने भी किए। लेकिन सवाल यह है कि 7 फ्रंट पर जंग लड़ रहा इजराइल गाजा में अब भी बड़ी ताकत क्यों झोंके हुए है? इसके पीछे ही इजराइल का वॉर प्लान और इजरायली वॉर रूम से गाजा के भविष्य का प्लान लीक हो चुका है। इजराइल ने प्लान के तहत गाजा में काम भी तेज किया हुआ है। इजरायली बुलडोजर और कामगार दिन रात गाजा में काम कर रहे हैं। इजराइल का आखिर गाजा प्लान है क्या और भविष्य में गाजा कैसे नजर आने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में इजराइल के हमलों में कमी भले ही आई हो, लेकिन हमलों की मारक क्षमता में कमी नहीं आई है। दस अक्टूबर को इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए और कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। इजरायली सेना ने गाजा के अल रिमाल पर हमला किया। इसके साथ ही गाजा के देर अल बलाह में इजरायली हमले से आग लग गई। गाजा की कलकिलिया सिटी पर हवाई हमले किए गए। इजरायली सेना ने तुलकारम में ग्राउंड ऑपरेशन तेज करके कई हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया। इजरायल ने दावा किया है कि जबालिया में सेना ने 12 हमास लड़ाकों को एक धमाके में खत्म कर दिया। सवाल यह है कि 8 अक्टूबर 2023 को गाजा पर हवाई हमले शुरू होने के बाद से अब तक इसी क्षमता के हमले क्यों किए जा रहे हैं? दरअसल इजरायल ने गाजा ऑपरेशन को 4 चरणों में बांटा था। पहले चरण में हवाई हमले करके हमास के ओवरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए गए। दूसरे चरण में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए गए। तीसरे चरण में गाजा की हमास लीडरशिप को खत्म किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया, रावी मुश्ताफा, सामे अल सिराज, सामी उदेह जैसे चेहरे खत्म कर दिए गए। अब गाजा में चौथा चरण तेज कर दिया गया है, जिसके तहत गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जा रहा है। अब इजरायली सेना के साथ साथ गाजा में इजरायल के बुलडोजर गाजा के अलग अलग इलाकों को समतल कर चुके हैं और कंस्ट्रक्शन का काम तेज हो चुका है। आठ अक्टूबर को ही यह तय हो गया था कि गाजा का नियंत्रण अब इजरायल के हाथ में होगा, लेकिन इजरायल ये कैसे और क्यों करने वाला है, ये रहस्य TV9 भारतवर्ष आपको बताने जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की इस ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कि गाजा का भविष्य क्या होगा। इजरायल गाजा में तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है और इसका असली मकसद अब सामने आ चुका है।
इजराइल के प्लान के मुताबिक गाजा को 5 ब्लॉक में बांटने की तैयारी हो रही है। पहला, मिस्र के पास फिलाडेल्फी कॉरिडोर होगा। इसके बाद राफा खान यूनिस को बांटने के लिए एक तिरछा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके बाद नेतजारिम कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जो खान यूनिस और देर अल बलाह को अलग करेगा। इसके आगे किसुफिम कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जो देर अल बलाह और गाजा सिटी को अलग करेगा। इसके लिए एक तिरछा कॉरिडोर बनाया जाएगा। बेत हनून और गाजा सिटी को अलग करेगा। इरेस क्रॉसिंग इजराइल का आखिरी कॉरिडोर होगा और इस तरह गाजा को 5 ब्लॉक में बांट दिया जाएगा। इसके अलावा भूमध्य सागर में 11 किलोमीटर का फिशिंग कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि इजराइल गाजा को इतने टुकड़ों में किस मकसद से बांट रहा है। दरअसल इजराइल चाहता है कि गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटकर उस पर नियंत्रण आसान बनाया जाए। इजरायली सेना इन सभी कॉरिडोर में वॉच टावर और कमांड पोस्ट बनाएगी। इन सभी कॉरिडोर से 5 ब्लॉक पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। इजरायली सेना के साथ कनेक्टेड इन ब्लॉक से बहुत तेजी से इजरायली सेना को खतरे वाली जगह पर पहुंचाया जा सकता है। इजरायली सेना का मुख्य मकसद हमास का मिस्र से कनेक्शन काटना है। इसीलिए सबसे पहले फिलाडेल्फी कॉरिडोर को मजबूती से तैयार किया जा रहा है। करेम शलोम क्रॉसिंग से भूमध्य सागर तक फिलाडेल्फी कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। ये कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है। इससे राफा क्रॉसिंग से गाजा का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मिस्र से कनेक्शन कटने का मतलब होगा गाजा की जंग में हमास के हथियारों की सप्लाई कट जाना। राफा क्रॉसिंग के नीचे सुरंगों से ही हमास को हथियारों की खेप मिलती है और वो लगातार हमले करता है। राफा पर नियंत्रण करने के बाद हमास का दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। इसके बाद इजराइल नेतजारिम से लेकर इरेस क्रॉसिंग तक गाजा को अलग अलग ब्लॉक में बांटकर आसानी से गाजा में चलने वाली इजराइल विरोधी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। इसीलिए गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जा रहा है। इजराइल ने इस प्लान पर काम तेज कर दिया है और नेतजारिम कॉरिडोर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही इजरायली सेना गाजा के किसी भी ब्लॉक में 15 से 20 मिनट में सेफ पैसेज के जरिए पहुंच सकती है और हमास भी बेरोक टोक गाजा में ऑपरेशन नहीं चला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर इंडिया के विमान की सुरक्षित लैंडिंग की पहली तस्वीर। त्रिची एयरपोर्ट पर विमान ने लैंड किया। विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में खामी आ गई थी। विमान ने करीब 2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाए। विमान में सवार थे 141 यात्री, अब वो सुरक्षित हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या को 14 दिन हो गए हैं और इन 14 दिनों से एक शख्स नजर नहीं आया है और वो है ईरान की कुद्स फोर्स का चीफ इस्माइल कानी। पहले खबर आई कि इजराइल के हमले में इस्माइल कानी भी खत्म हो चुका है, लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि कानी जिंदा है और अपने देश ईरान में ही नजरबंद कर दिया गया है। इजरायली इंटेलिजेंस को शक है कि कानी ने मोसाद के लिए जासूसी की। इसकी वजह से ही इजराइल नसरल्लाह को खत्म करने में कामयाब हो पाया।
क्या हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या ईरान के कुछ फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने करवाई? क्या नसरल्लाह की हत्या के पीछे इस्माइल कानी का हाथ है? क्या इस्माइल कानी मोसाद का एजेंट है? क्या कानी ने मोसाद को नसरल्लाह के लोकेशन की जानकारी दी? ये तमाम बड़े सवाल तब उठ खड़े हुए जब नसरल्लाह की हत्या की जांच हुई और इसकी आंच ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी तक पहुंच गई। नसरल्लाह की हत्या हुई तो ईरान ने सबसे पहले इस्माइल कानी को गिरफ्तार कर लिया। सवाल यही है कि आखिर क्यों? इस्माइल कानी पर नसरल्लाह की हत्या करवाने का शक क्यों है? इजराइल कानी जांच पड़ताल और पूछताछ के ईरानी भंवर में क्यों फंस गए हैं? इन सवालों का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। सत्ताईस सितंबर 2024 ये वो तारीख है जब लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिण में मौजूद दाहिया इलाके में आईडीएफ ने 85 बंकर बस्टर बम से हमला किया। दाहिया हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहीं पर हिजबुल्लाह का सेंट्रल हेडक्वार्टर और बंकर मौजूद था। इजराइल ने 27 सितंबर को जिस वक्त हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर 85 बंकर बस्टर बम गिराए, उस वक्त वहां हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अपने कमांडर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा था। इजराइल की बमबारी में नसरल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर्स मारे गए। नसरल्लाह की मौत के बाद से ही ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी नजर नहीं आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नसरल्लाह की मौत के तुरंत बाद ही ईरान ने उन्हें नजरबंद कर लिया। कानी को न सिर्फ नजरबंद कर लिया गया बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से नियुक्त की गई जांच टीम लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही है। सवाल यही है कि आखिर कानी को नजरबंद कर पूछताछ क्यों की जा रही है? जवाब कुछ यूं है। जब नसरल्लाह मारा गया तब इस्माइल कानी उनसे मिलने लेबनान की राजधानी बैरूत पहुंचे थे। 27 सितंबर को नसरल्लाह अपने हेडक्वार्टर में जो मीटिंग कर रहा था उसमें कानी को भी शामिल होना था। जिस जगह पर और जिस वक्त नसरल्लाह पर स्ट्राइक हुई वहां उस वक्त कानी को भी होना था, लेकिन इस्माइल कानी उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। इजराइल ने नसरल्लाह की इसी मीटिंग को टारगेट किया और हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप एक झटके में खत्म हो गई। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानी को इजराइल के हमले की जानकारी पहले से ही थी? क्या इसीलिए वो स्ट्राइक वाली जगह पर नहीं गए? उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल को नसरल्लाह की जानकारी इस्माइल कानी ने ही दी? ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों को फिलहाल शक है कि इस्माइल कानी ने मोसाद को नसरल्लाह के लोकेशन की जानकारी दी। यही वजह है कि इजराइल ने इतना सटीक और बड़ा हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में इस्माइल कानी से न सिर्फ पूछताछ हो रही है बल्कि सच उगलवाने के लिए उन्हें टॉर्चर भी किया जा रहा है। इसी टॉर्चर की वजह से इस्माइल हानी को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
फिलहाल नसरल्ला की हत्या के पीछे इस्माइल कानी का हाथ था या नहीं, इसका अंतिम सच अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन अगर कानी कसूरवार पाए गए तो माना जा रहा है कि उनके लिए मृत्युदंड तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया परमाणु युद्ध का कारण बनने जा रहा है। क्रीमिया की वजह से पुतिन यूरोप में महाविनाश की हरी झंडी दे सकते हैं। क्रीमिया को 48 घंटे से यूक्रेन ने जिस तरह से दहलाया है, उससे रूस और नेटो में विध्वंसक युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसी खतरे से निपटने के लिए नेटो के 14 देश परमाणु युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। क्रीमिया में यूक्रेन 48 घंटे से जिस तरह से हमले कर रहा है, ज़ेलेंस्की सेना जिस तरह से रूस के एनर्जी ठिकानों को जला रही है, वो परमाणु विनाश की वजह बन सकता है। क्रीमिया में यूक्रेन ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया। इस बार यूक्रेन के टारगेट पर रूस का ऑयल टर्मिनल था। ड्रोन हमले के बाद रूस का ऑयल टर्मिनल धू कर जल गया। क्रीमिया में भड़की विनाश की ये वो आग है जो रूस और नेटो में परमाणु युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। क्रीमिया में यूक्रेन के इस विस्फोट के बाद क्रेमलिन प्रतिशोध की आग में जल रहा है। माना जा रहा है कि क्रीमिया पर बढ़ते खतरे को देखते हुए अब रूस एटमी हमला कर सकता है। परमाणु विनाश की आशंका बढ़ी तो नेटो ने रूस को रोकने की तैयारी तेज कर दी। नेटो सेनाएं 14 अक्टूबर से यूरोप में परमाणु युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। इस युद्धाभ्यास का नाम है स्टेडफास्ट नून। 8 सैन्य बेस पर होने जा रहा ये युद्धाभ्यास 2 हफ्तों तक चलेगा। इसमें 13 देश के 2000 सैनिक और 60 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। नेटो न सिर्फ खुद को तैयार कर रहा है बल्कि यूक्रेनी फोर्स को भी मजबूत बना रहा है। फ्रांस में 15,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्रिटेन यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने कमांडर भेज रहा है। उधर ज़ेलेंस्की कई देशों के भ्रमण पर हैं। फ्रांस के बाद वो इटली पहुंचे। फ्रांस और इटली समेत कई यूरोपीय देशों को ज़ेलेंस्की अब अपना विक्ट्री प्लान दिखाकर मदद मांग रहे हैं। माना जा रहा है कि क्रीमिया में यूक्रेन जो हमले कर रहा है वो इसी प्लान का हिस्सा है। नेटो की मदद से यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन और उनकी सेना परमाणु हमला करने में देर नहीं करेगी। कुछ घंटे बाद चांद से 40 गुना आकार का एक धूमकेतु धरती के एकदम पास आने वाला है, जिसको लेकर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। बस कुछ घंटों बाद एक ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जिसका इंतजार 2 साल से दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसरो से लेकर नासा तक खलबली मची है, क्योंकि पूरे 8000 साल बाद ये अद्भुत घटना होने जा रही है। कुछ वक्त बाद एक ऐसा दुर्लभ धूमकेतु धरती के इतना पास आ जाएगा कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। धूमकेतु का आकार काफी बड़ा है, जो चांद के आकार का करीब 40 गुना है।
यानी 40 चांद के बराबर का कॉमेट धरती की बाहरी कक्षा के एकदम पास होगा। इस धूमकेतु का नाम सुचिनसान एटलस है, जिसे चीन के एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा था। करीब 1 महीने बाद साउथ अफ्रीका की स्पेस एजेंसी ने भी सुचिनसान को देखने का दावा किया था। हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या स्विगी के सीईओ शार्क टैंक का हिस्सा होंगे? 20% यस, 80% नो। क्या टाटा भारत में फिर से आईफोन्स का प्रोडक्शन शुरू करेगा? 35% यस, 65% नो। क्या उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा? 60% यस, 40% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.